राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, कल हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस किया था धारा के बारे में। धारा क्या है, धारा की यूनिट्स क्या है और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश है तो क्यों है, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विभव के बारे में। विभवांतर अर्थात विभव और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विभवांतर से। विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में या वायर्स में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए ये एक शर्त है कि दोनों बिंदुओं के बीच में विभवों में अंतर होना चाहिए, अर्थात विभवांतर होना चाहिए। अगर दोनों का विभव सेम है, ये वी है, ये वी भी है, अगर दोनों विभव सेम है तो वहाँ धारा फ्लो नहीं होगी, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि धारा की दिशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा की दिशा होती है। तो अगर वी ए की वैल्यू ज़्यादा है और वी बी की वैल्यू कम है तो धारा किधर से किधर फ्लो होगी, वी ए से वी बी की ओर। करंट किधर फ्लो होगी, वी ए से वी बी की ओर। इफ़ यदि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, चूँकि हमने कल देखा था कि धारा की दिशा किधर होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, जिसका हम विभवांतर क्या बोलते हैं। विभव क्या है, हमने क्या कहा, विभव का अंतर। अर्थात विभव क्या है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो हम देखते हैं विभव की परिभाषा। विभव की परिभाषा क्या है, किसी यूनिट या एकांक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से या अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। किया गया कार्य विभव कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इकाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है हमारा। इन्फिनिटी का मतलब अनंत दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु P तक, ये हमने बिंदु P मान लिया, तो इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इतने, अर्थात Q क्या है, 1 कूलम। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव। अब इसको हम कैसे देखते हैं, V = W/Q। जो हमने परिभाषा दी है आपको, इस परिभाषा के आधार पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, V = W/Q। V क्या है, विभव, W क्या है, किया गया कार्य,
और क्यू क्या है, आवेश अर्थात चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट। यूनिट क्या है विभव की, वोल्टेज। वैसे तो वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट, या फिर हम इसको बोल लेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे, डब्ल्यू की यूनिट क्या है, जूल, और क्यू की आवेश की यूनिट क्या है, कूलम। जूल पर कूलम, क्या यूनिट होगी इसकी, जूल पर कूलम। तो दो यूनिट हो गई हमारी, दो यूनिट देख ली हमने, वोल्ट और जूल पर कूलम, कुछ भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूला के आधार पर कार्य की यूनिट जूल और आवेश की यूनिट कूलम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विभव। विभवांतर आपने देख ही लिया, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव, ओ सॉरी, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल वह बल है, विद्युत वाहक बल वह बल है जो इलेक्ट्रॉन्स को, या आवेश भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, आवेश को, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और एक बात याद और रखना, ईएमएफ की वैल्यू हमेशा वोल्टेज वी से ज़्यादा होती है, टर्मिनल वोल्टेज वी से, ठीक है। अगर हम किसी बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसके कारण उसके अंदर ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए ईएमएफ की वैल्यू हमेशा, ये नोट करने वाली बात है, ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वीटी, टर्मिनल वोल्टेज। क्यों होती है, क्योंकि हर एक विभव सोर्स का, जो भी कोई वोल्टेज सोर्स है, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमें जब टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करनी होगी तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉप कराएगा, जिसके कारण से टर्मिनल वोल्टेज हमारी ईएमएफ से कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम डीपली आगे पढ़ाएंगे थोड़ा, अभी तो थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दिया है इसमें कि ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। ईएमएफ इज ग्रेटर देन वीटी, टर्मिनल वोल्टेज। विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल एक फोर्स है जिसका नाम ही विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल, वाहक माने ले जाने वाला, विद्युत, विद्युत को, बल, बल, विद्युत को ले जाने वाला बल, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को जो गति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही हमारी धारा फ्लो हो रही है, अर्थात क्योंकि धारा की परिभाषा हमने पढ़ी है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा, ठीक है। तो धारा के लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हो गई, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जो आवेश को गति प्रदान कर रही है, उसके कारण ही धारा फ्लो हो रही है, ठीक है। और इससे ऊपर आपने देख लिया है कि विभवांतर क्या है, विभव का अंतर। विभव क्या है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। वी को क्या, इसके डिनोट किस चीज़ से करते हैं, विभव को वी से, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार्य अपॉन आवेश, ठीक है। यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, दूसरी यूनिट क्या हो गई, जूल प्रति कूलम, ठीक है। इसी के साथ साथ ईएमएफ की यूनिट भी क्या होती है, ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट ही होती है,
ये भी एक तरह की वोल्टेज ही है। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। अब हम देखने वाले हैं विभव और पोटेंशियल में विभव और विद्युत वाहक बल में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड V एंड वोल्टेज। विभव और विद्युत वाहक बल में क्या रिलेशन है। हम किसी सोर्स के बारे में बात करते हैं। कोई सोर्स है हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये विभव सोर्स है हमारा, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा अपना, और ये हो गई हमारी टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है दोस्तों। इसका अपना कोई और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो इधर से एक लूप के रूप में चलते हैं इसमें, तो क्या देखेंगे, हमारी एक धारा हो गई इसमें हमारी I, तो हम E देखेंगे इसमें EMF इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो EMF माइनस IR इंटरनल, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल्स टू VT, ठीक है। तो EMF क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू VT प्लस I इंटू R इंटरनल, जिसमें सीधा सीधा सा रिलेशन हो गया EMF और टर्मिनल वोल्टेज में। अर्थात मैंने आपको पहले भी कहा है कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन VT। EMF हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपने देख भी लिया होगा यहाँ पर। बराबर भी हो सकता है, लेकिन बराबर प्रैक्टिकली कभी होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि बराबर कब होगा, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन देख लेंगे हम एक बार। अगर आइडियल कंडीशन है वोल्टेज सोर्स की आइडियल कंडीशन क्या देखेंगे, वोल्टेज सोर्स आइडियल कब होगा, यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, 0, आर इंटरनल इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है आइडियल वोल्टेज सोर्स की। अगर कोई पूछ ले कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, जो वोल्टेज हमें सप्लाई करे, वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स क्या है, जो हमारी करंट सप्लाई करे, वो करंट सोर्स है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या कंडीशन है, आर इंटरनल इक्वल्स टू 0। आर इंटरनल अर्थात उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए, उसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जब आर इंटरनल 0 हो जाएगा तो ऊपर के फॉर्मूले से हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर इंटरनल 0, तो इसमें आर इंटरनल की वैल्यू 0 रखेंगे। EMF क्या हो जाएगा, EMF इक्वल्स टू V टर्मिनल वोल्टेज प्लस I इंटू आर इंटरनल की वैल्यू कितनी है, 0। तो EMF क्या हो जाएगा, EMF इक्वल्स टू V इंटू T, अर्थात जो सेल या हमारे वोल्टेज सोर्स का EMF होगा वो टर्मिनल वोल्टेज VT के बराबर हो जाएगा। जितना हमारा उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वही हमें टर्मिनल पर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप 0 है। अर्थात वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल्स टू IR, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। या तो धारा 0 हो या फिर रेजिस्टेंस 0 हो, उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल की कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया और हमारी टर्मिनल वोल्टेज सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर मिलती है। ये दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं है, एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो उसका ग्राफ देख लेते हैं।
ग्राफ इसका कैसा आएगा हमारा, ये आ जाएगा इधर ऐसे। इधर तो हम क्या लेंगे, टर्मिनल वोल्टेज VT और एक्स एक्सिस पे ले लेंगे हम अपनी धारा I। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि EMF हमारा मैक्सिमम होता है, टर्मिनल वोल्टेज से EMF ज़्यादा होता है। तो EMF हमारा, अगर करंट की वैल्यू 0 है, ऊपर देखो यार, अगर करंट की वैल्यू 0 भी है तब भी हमारा EMF कुछ ना कुछ होगा। तो एक हम स्टैंडर्ड EMF कुछ मान लेते हैं, ये हो गई हमारी EMF। करंट की वैल्यू 0, तो EMF हमारा कुछ है। इसके बाद हम अगर आइडियल की कंडीशन देखते हैं, आइडियल की कंडीशन में क्या है, R इंटरनल हमारा 0 है, तो ड्रॉप हमारा 0 होगा। तो करंट की वैल्यू आप कितनी भी उड़ाते चले जाओ, जब R की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, ठीक है, तो I इंटू 0, करंट की वैल्यू कितनी भी कर लो तुम, इन्फिनिटी कर लो तब भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 जिसकी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन में आता है उसको क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये हमेशा के हमेशा क्या रहेगा, EMF के पर EMF कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट लाइन में चलता चला जाएगा। आइडियल, ये ग्राफ कब का है, आइडियल केस का, इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये ग्राफ तब का है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई डेफिनेट वैल्यू होगी तो EMF क्या हो जाएगा, वही ऊपर वाले फॉर्मूले से, इक्वेशन 1 नंबर 1 से VT प्लस I इंटू R इंटरनल, इससे देखेंगे। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू है, अर्थात कोई ज्ञात मान है जिसका हमें पता है, तो उसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, उसके केस में VT और करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो इसको ध्यान से समझना, इसको देखेंगे ऐसे, एक्स एक्सिस पे हमने I ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने VT। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि अगर करंट की वैल्यू 0 है तो ये हमारा लॉस 0 हो जाएगा, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, EMF, एक फाइनाइट वैल्यू है सेल की, इसका ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जैसे ही हम करंट की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, जब ये हमारा बढ़ेगा तो हम टर्मिनल वोल्टेज VT, देखो VT और I के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं ना, तो VT क्या हो जाएगा, EMF, ये इधर चल जाएगा, EMF माइनस I इंटू R इंटरनल। जब ये हमारा I की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमारा R की कुछ डेफिनेट वैल्यू है, तो उसके केस में हम I की वैल्यू जैसे ही बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी, ये ड्रॉप R इन की वैल्यू हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर R इंटरनल कोई डेफिनेट वैल्यू है, ज्ञात मान है, तो इफ़ I इंक्रीज देन क्या होगा, I इंटरनल, ये जो ड्रॉप होगा ये इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा जब ये बढ़ेगा और ये इसमें से घट रही कोई चीज़, तो इसमें से बढ़ी हुई चीज़ जब घटेगी तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, VT टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। और ये किस रेशो में कम होगी, सीधी लाइन आएगी हमारी, ये इस तरीके से ये कम होती चल जाएगी। जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं इसी प्रकार से हमारी VT की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर हम इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अर्थात I की वैल्यू वहाँ तक बढ़ा दें ताकि हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो EMF सेल या वोल्टेज सोर्स के EMF के बराबर हो जाए, तो उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हमारी 0 हो जाएगी, ये कंडीशन मिलेगी हमें।
ये कंडीशन कौन सी है? जब वोल्टेज ड्रॉप ईएमएफ के इक्वल हो जाए तब की कंडीशन ये है। और ये कब की कंडीशन है? जब हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये आइडियल का ग्राफ हो गया, ये प्रैक्टिकल का ग्राफ है। आइडियल वोल्टेज सोर्स और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देख लिया आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को भी समझ लिया, और आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या कंडीशन है उसको भी देख लिया हमने। दोनों को ग्राफ देख लिया और रिलेशन देख लिया कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ये डायरेक्ट रिलेशन हमें पता चल गया। उससे पहले हमने विभव की परिभाषा देख ली। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।